नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। किसान आंदोलन के समर्थन में रोहतक के जाट भवन में हरियाणा की खाप पंचायतों के प्रधानों और प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। इस खाप मीटिंग में फैसला लिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा खाप पंचायतें उसी का समर्थन करेंगी। इसके अलावा कोई भी खाप पंचायत अपनी तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लेगी। इस पंचायत में प्रदेश भर में 50 से ज्यादा खाप प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। मीटिंग की अध्यक्षता खाप 84 के प्रधान हरदीप सिंह अहलावत ने की है। सभी खाप प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और किसान आंदोलन में सहयोग को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। इस दौरान किसानों के बारे में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के उस बयान की भी निंदा की है जिसमें उन्होंने किसानों की मौत को लेकर कहा था कि ये सब बीमारी से मरे हैं। मीटिंग में जेपी दलाल के सामाजिक बहिष्कार का भी फैसला लिया गया है। जेपी दलाल ने किसान आंदोलन में किसानों की मौत को लेकर विवादित बयान दिया था। तो किसानों की चेतावनी के बाद पुलिस महकमा अलर्ट पर है। उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा, ये कहना है डीएसपी का। आपको बता दें कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए। और इसी के चलते जो सर्व खाप पंचायत है वो भी साफ तौर पर पहले ही किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है। और अब कल का जो कार्यक्रम रहने वाला है, रेल रोको कार्यक्रम जो रहेगा किसानों का 12 बजे से शाम 4 बजे तक, उसको भी समर्थन दिया है सर्व खाप पंचायत ने। जाट भवन में ये बैठक हुई है एक सर्व खाप की और उस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि कल जो रेल रोको कार्यक्रम होगा उसका समर्थन किया जाएगा सर्व खाप की तरफ से। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कल 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम रहने वाला है शांतिपूर्ण तरीके से। और इसी को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से तैयार है। अलग अलग जगहों पर जो पुलिस महकमा है उसको अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़े ना और शांतिपूर्ण तरीके से ये रेल रोको कार्यक्रम चले। और इसी के चलते समर्थनों का दौर भी लगातार जारी है। सरखाप जो पंचायत है उसमें अब ये फैसला लिया गया है कि रेल रोको कार्यक्रम का समर्थन किया जाएगा। फोगाट खाप ने समर्थन किया है सरखाप पंचायत में। तो खाप पंचायतें किसान आंदोलन के शुरुआत से ही लगातार किसान आंदोलन के साथ खड़ी हैं और जो भी फैसला किसान नेताओं की तरफ से किया जाता है इस आंदोलन को लेकर उसका समर्थन करती हुई खाप पंचायतें साफ तौर पर समय समय पर दिखती रहती हैं। और वहीं चरखी दादरी जिले के गांव ढाणी फोगाट में सरखाप ने बाबा जोतनाथ मंदिर में पंचायत का आयोजन किया है जिसमें इस पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किसान आंदोलन के मद्देनजर जिस तरह से रेल रोको मुहिम की बात कही गई है, रेल रोकने की बात कही गई, रेलवे ट्रैक बाधित किए जाने की बात कही गई है, उस कड़ी में चरखी दादरी में खापों की बैठक आयोजित की गई और बैठक में आसपास के न केवल 5 गांवों को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वो भी रेल रोको आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। फोगाट खाप की जिम्मेदारी तय की गई है। फोगाट खाप जो है वो पातुआस गांव के पास रेलवे ट्रैक को बाधित करेगी, इस तरह का ऐलान किया गया है। खाप नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह की जिम्मेदारी खापों की लगाई गई है, जिस तरह की जिम्मेदारी फोगाट खाप की तय की गई है, उसके मुताबिक तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आंदोलन की रूपरेखा तय भी कर ली गई है और इसके अलावा अगर बात करें पूरी तरह से रेलवे ट्रैक को बाधित किया जाएगा। और जिस तरह से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें बढ़ चढ़कर खाप पहले भी भाग लेती आई है, अब भी इस आंदोलन में पूरी तरह से हिस्सेदारी करेगी। कहा गया है कि जब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। बहरहाल जो अल्टीमेटम दिया गया है रेल रोकने का, उसके लिए अब देखना होगा कि खापें किस तरह से ट्रेन को बाधित कर पाती हैं, रेलवे ट्रैक को बाधित कर पाती है, तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर खापों की भूमिका की बात करें, खाप पहले ही तय कर चुकी हैं कि अब आंदोलन उनके हाथ में आ चुका है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और जींद की बात करते हैं जहां भी किसानों ने रेल रोककर कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया है। जिले में किसानों ने कई पॉइंट बनाए हैं। वहीं पर बरसोला गांव में किसानों ने मुख्य केंद्र बनाया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि आंदोलन के मद्देनजर हम गाड़ियों को जंक्शन पर ही ठहराव करवाएंगे। किसानों ने जींद में बरसोला, नरवाना, जुलाना और सफीदों में रेल रोकने का प्लान बनाया है। किसानों ने कहा है कि वो शांतिपूर्ण अपना विरोध दर्ज करवाएंगे।
जाम के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली है, हर जगह ड्यूटियां लगा दी है, पुलिस का प्रबंध पूरी तरह कर लिया है और शांतिपूर्ण रहेगा। सर क्या टाइम रहेगा? टाइम तो वही है जो 12 से 4 बताया गया है। तो सर कितनी पुलिसकर्मी ड्यूटी लगाई गई? पुलिसकर्मी तो हम जीआरपी के तो कम है, बाकी जिला पुलिस की पूरी फोर्स मिल रही है, अभी डिप्लॉयमेंट पता चल जाएगी। पूरा प्लानिंग कर लिया है, वॉलंटियर तैयार कर लिए हैं, आदमी तो हैं, और जो वहाँ हमारा चाय पानी का प्रबंध है वो भी हमने कर लिया है। हमारा तो प्रबंध कर लिया है कि भाई कोई भी किसान मजदूर भाई वहाँ रेलवे भी खड़ी हैं और स्टेशन भी है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। हम बरसोड़ा के अंदर रेलवे ट्रैक पर स्टेशन के पास रेल ट्रैक को जाम करेंगे और जो भी जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उनको रोकने का काम करेंगे। ये हमारा 12 से लेकर 4 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। ये बड़ा अनुशासन में और शांतिपूर्वक तरीके से हमारा जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान है उसी के अनुरूप कार्य करेंगे और अनुशासन और शांतिपूर्वक से ट्रेन को। और वहीं कुरुक्षेत्र में किसान रेल रोको कार्यक्रम करेंगे। कुरुक्षेत्र में रेलवे स्टेशन को भारतीय किसान यूनियन दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रेन रोककर अपना विरोध जताएगी। भारतीय किसान यूनियन के थाने सरहल का प्रधान अक्षय हथीरा ने बताया है कि सुबह 10 बजे थीम पार्क से इकट्ठा होकर सभी किसान मेन रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां रेल रोकेंगे। इसको लेकर सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने का काम करेंगे। 12 बजे से 4 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों किसान हिस्सा लेंगे। और मैं सभी सामाजिक संस्थाओं से, सभी जिम्मेवार लोगों से अपील करता हूं कि वो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन का हिस्सा बने। सुबह किस टाइम इकट्ठा होंगे आप? सुबह 10 बजे थीम पार्क के अंदर इकट्ठा होकर के 11 बजे हम रेलवे स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन की। और वहीं किसानों के रेल रोको प्रदर्शन के ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो किसानों की चेतावनी के बाद पुलिस अलर्ट पर है। अलग अलग जगहों पर रेल रोको कार्यक्रम को लेकर पुलिस महकमा अपनी तैयारी कर रहा है ताकि व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की चूक ना रहे। अलग अलग जगहों पर जायजा लिया है प्रशासनिक अधिकारियों ने, चाहे वो सोनीपत की बात हो या फिर और अन्य जगहों पर लगातार पुलिस महकमा पहुंच रहा है और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। और एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हमने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हर एक स्टेशन पर जो हमारा एरिया आता है उसमें ड्यूटियां लगाई हुई हैं। जिला प्रशासन सोनीपत की तरफ से हमें पूरी मदद मिली हुई है और हम हर नज़र रखेंगे इस तरफ। कोई अतिरिक्त फोर्स भी मंगाई गई है? हाँ, अतिरिक्त फोर्स मंगाई हुई है। कितने जवान आने हैं? एक कंपनी आएगी। और वहीं 18 फरवरी को किसानों के रेल रोको चेतावनी के चलते फतेहाबाद में पुलिस अलर्ट पर है। एहतियात बरतते हुए रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र का कहना है कि पुलिस के 500 जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दौरान उपद्रव करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जी देखिए, कल जो है 18/2/2021 को जो है ना किसान भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों द्वारा 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको का आह्वान किया हुआ है, जिसमें कानून व्यवस्था ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए हमने फतेहाबाद जिले के अंदर 4 डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर और करीब 500 के करीब जो है जवान जो है ना एहतियात के तौर पर तैनात किए। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए प्रशासन ने? हाँ, इनके साथ जो है ना हर एक एसएचओ और डीएसपी के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए। अगर कोई मतलब इस तरह की जो उपद्रवी व्यक्ति कोई आकर कुछ करता है तो क्या कार्रवाई रहेगी इसमें? अगर कोई ऐसी बात जो है ना नोटिस में आती है या कोई शांति भंग करने की या कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो ये पुलिस कहाँ तैनात रहेगी सर? ये हमारे जो है ना रेलवे स्टेशन बट्टू है, जैसे जाकर है, टोहाना है, जो भी जहाँ हमारे रेलवे स्टेशन उस पर तैनात रहेगी, उसके इर्द गिर्द और उसके ऊपर।
और वहीं टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में किसानों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को भी एक और किसान ने यहां आंदोलन स्थल के पास दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 64 वर्षीय शमशेर सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था। किसान शमशेर सिंह आंदोलन के शुरू होने के बाद से ही टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। किसान शमशेर की मौत की मुख्य वजह हृदय गति रुकना बताया जा रहा है। फिलहाल मृतक किसान शमशेर सिंह के शव को बहादुरगढ़ के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है। बता दें कि टीकरी बॉर्डर स्थित किसानों के इस आंदोलन में अब तक 35 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। इस करके दुख की एक खबर अज असीं दे रहे हैं। टिकरी बार्डर पिलर नंबर 759 के उत्ते सरदार शमशेर सिंह भारती किसान यूनियन डकौंदा दे जिहड़े वो जिला लुधियाना दे पिंड जौहल दे किसान सी, वो थोड़ा समा पहला हार्ट अटैक की वजह करके वो इस दुनिया नूं अलविदा कह के और अपने प्राणां दी हुती दे के इस अंदोलन दे विच आपदा बनदा हिस्सा पा के इस दुनिया नूं अलविदा कह के। और में रेवाड़ी में कृषि कानूनों के विरोध में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव और विधायक चिरंजीव राव शामिल हुए। इस दौरान कैप्टन अजय यादव ने कहा कि कृषि कानूनों को लागू होने से किसानों के साथ साथ मध्यम वर्ग का भी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से पूरे देश में सिर्फ पूंजीपतियों का बोलबाला होगा। देखिए, आप जानते हैं कि ब्लॉक स्तर के ऊपर हमारे अभी पिछले दिनों के अंदर कार्यक्रम हुए थे किसान आंदोलन के, और उसी के तर्ज के ऊपर आज हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा आज हमारे जिला स्तरीय करी है। इसका मुख्य रूप से कारण यही है कि आज किसान के अंदर भारी रोष है, शहरवासियों के अंदर रोष है। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे महंगाई जो पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, देश के अंदर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप देखिए आज जनता पूरी तरह से त्रस्त है, तो उसके विरोध के अंदर आज हम लोगों ने तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली है कि कोई भी अगर विरोध के स्वर अगर कहीं भी होते हैं तो उसका विरोध करने का काम आज ये सरकार उसको अपने रूप में लेती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक स्वतंत्र देश के अंदर हर व्यक्ति आज़ाद है अपनी बात रखने को, तो मुझे लगता है सबको आवाज़ दबाने का काम जो ये सरकार कर रही है ये बहुत गलत है। देखिए, तिरंगा यात्रा जो तीनों काले कृषि कानून हैं उसके विरोध में, और ये बताने के लिए कि देश को आज़ाद करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। इस तिरंगे झंडे की शान, इस पे 4 चांद लगाने का अगर किसी ने कार्य किया तो कांग्रेस के जो हमारे भूतपूर्व स्वतंत्र सेनानी थे उनकी बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये जो आरएसएस वाले हैं इन्होंने कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, इन्होंने हमेशा भगवा फहराया है और इनको तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है। आज जो है ये जो तीनों काले कानून पास होने से पूंजीपतियों का बोलबाला हो जाएगा, आड़ती भाग जाएंगे। मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, किसान हैं, उनका कोई भी माल लेने के लिए इस देश में कोई नहीं मिलेगा। और दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ही दिन में गोली लगने से 4 लोगों की मौत के बाद फरीदाबाद में दहशत का माहौल है। जी हां, बता दें कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की जगह क्राइम सिटी बनता जा रहा है। कल सुबह एनआईटी फरीदाबाद के 2 नंबर इलाके में किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी युगल की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया था। तो वहीं शाम होते होते एनआईटी फरीदाबाद के ही 1 नंबर की पॉश मार्केट में कार में एक युवक और युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि इनकी भी मौत गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन दोनों ही मामलों में ये खुलासा नहीं हो पाया है कि हत्या है या फिर आत्महत्या है। फिलहाल पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जब हम आए थे तो यहीं पर दरवाजा हमने देखा तो दरवाजे दोनों तरफ के खुले हुए थे। अच्छा। और लड़का ऊपर मुंह करके था, लड़की गिरी हुई थी। अच्छा। तो जब हमने दरवाजा खोला, लड़की की सांस उस समय चल रही थी। जो हमने लेडीज यहाँ पे खड़ी थी उनको बोला कि आप चेक कर लो एक बार, तो उनकी सांस चल रही थी और उन्होंने सांस चेक करी, कहा उन्होंने कहा, तो हमने कहा चलो निकाल के बचाने की कोशिश करते हैं। पुलिस थोड़ी लेट आई है पर आ गई थी मार्केट में भीड़ की वजह से। जैसे ही हमने बाहर निकाला और गाड़ी के अंदर जिप्सी के अंदर डाला, और उसके बाद लड़के की भी हमने छाती बाहर लगाया, लड़के की भी उस समय सांस चल रही थी, उसके बाद हमने लड़के को भी जिप्सी में डाल दिया। दोनों डेड थे और लग रहा था फायर आर्म इंजरी से। बाकी पोस्टमार्टम के बाद सारा कुछ, लड़की को इंजरी चेस्ट में है और लड़के के हेड में लग रहा है। एनआईटी 1 के अंदर एक गाड़ी के अंदर लड़की की लाश पड़ी है। जब मौके पर पहुंच गए यहाँ बीके में ले आए हैं, इनको एडमिट कराया, लेकिन दोनों डेड हैं और ये छानबीन से लगे, दोनों को गोली लगी हुई है। अभी छानबीन कर रहे हैं, जैसे मामला होगा तो 30 के अंदर कार्रवाई।
और वहीं किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा बीजेपी ने गुरुग्राम में बैठक कर रणनीति तैयार की है। बाकायदा बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो लोगों और किसानों के बीच में जाएं और 3 किसान कानूनों के बारे में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करें। राज्यों के अपने माहौल के अनुसार रणनीति बनाने और लोगों के बीच जाने की जिम्मेदारी दी गई। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं की बैठक के बाद आज गुरुग्राम में हरियाणा भाजपा नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, दुष्यंत कुमार गौतम, उनके साथ साथ अगर बात करें पूर्व भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला, सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद हिसार ब्रिजेंद्र सिंह, उनके साथ साथ अगर बात करें कई मंत्री और पार्टी के विधायक जो है मौजूद रहे। इस वार्ता में मंगलवार की पार्टी हाईकमान के साथ हुई वार्ता और उसके साथ साथ किसान आंदोलन को लेकर के किस तरीके की आगे की रणनीति है, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक के बाद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष की बात करें या पार्टी के तमाम नेता जो इस बैठक में रहे, सभी ने कल रात की बैठक और आज की इस बैठक पर बोलने से कुछ भी मना करते नजर आए। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब बात करते हैं नूंह की, जहां पूर्व मंत्री चौधरी खुर्शीद अहमद को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए राजनीतिक दिग्गज पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि चौधरी खुर्शीद अहमद पहली बार 1962 में विधायक बने थे। उस समय मेरी उम्र महज 14 साल की थी। जवानी और उम्र दराज होने के बावजूद भी उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। चौधरी खुर्शीद अहमद मंत्री रहे, सांसद रहे। उन्होंने हमेशा इस इलाके की शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि चीजों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि आज मेवात इलाके में तरक्की है। चौधरी खुर्शीद अहमद और उनके बेटे विधायक आफ्ताब अहमद का अहम रोल है। जिले को विश्वविद्यालय की सौगात पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर इस इलाके का प्यार विधायकों पर ऐसे ही बना रहा तो एक नहीं 2 विश्वविद्यालय आने वाले समय में यहां पर होंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा है कि खुर्शीद अहमद हर काम में निपुण थे। लीडर तो बहुत हुए हैं, लेकिन काबिलियत के हिसाब से मेवात में उनका कोई मुकाबला नहीं है। चौधरी खुर्शीद अहमद की पहली पुण्यतिथि है और जब वो पहली बार विधायक बने 1968 में, तो जब तो मैं बहुत कम उम्र थी, 62 में, 1962 में बने। मैं तो 12, 13, 14 साल का होगा जब से मैंने देखा उनको पूरी जवानी में भी, और जब बुजुर्ग हो गए थे जब भी उनका आशीर्वाद मेरे को मिला, चाहे वो विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, उनका एक ही बात रहा कि इस इलाके की तरक्की हो, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, सड़कें हों और पूरे हरियाणा की और प्रदेश की तरक्की करी, लेकिन इस इलाके में खास तौर पर उनका। और सदैव जब भी वो मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे, जब वो सिंचाई मंत्री थे, और बाद में जब भी मैं मिला उनसे मुख्यमंत्री के रूप में, यही रहा कि एक इस इलाके की तरक्की हो। जो आज इस इलाके में तरक्की है उसमें मुख्य हाथ उनका। और वहीं अंबाला में छात्राओं और महिलाओं ने चलाई 9 पिंक बसों को फिलहाल आम सवारियों के लिए चलाया जा रहा है। ये बसें अंबाला से अलग अलग रूट्स पर स्कूल कॉलेजेस की छात्राओं के लिए चलाई गई हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने से इन बसों को बंद कर दिया गया था। फिलहाल अंबाला के जीएम मुनीश सहगल का कहना है कि स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खुलने के बाद जैसे जैसे छात्राओं की डिमांड आएगी, पहले की तरह इन पिंक बसेस को महिलाओं और छात्राओं के लिए चलाया जाएगा। बता दें कि पिछले साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पिंक बसेस को हरी झंडी दिखाई थी। ये 9 बसें जो है अम्बाला डिपो को दी गई थी, जो कि जिसका उद्घाटन माननीय स्पीकर साहब द्वारा किया गया था 8 मार्च 2020 को। उसके बाद लॉकडाउन के कारण ये चल नहीं पाई थी। अब जो है ये लेडीज़ के लिए ही है। ये अभी फ़िलहाल जैसे ऐसे ही भी जो हमें डिमांड आती है, छात्राओं की आती है डिमांड, जैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज जो खुल गए हैं, तो उसी हिसाब से इसको जो संचालन किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको अभी जनरल में चलाया जा रहा है, जिसमें सिटी से लेकर कैंट तक हो गया, नारायणगढ़ हो गया, बराड़ा हो गया। तो इसमें अभी तो जैसे लेडीज़ भी हो गई, जेंट्स भी हो गई, वो दोनों उसमें आते हैं। लेकिन अभी पीछे बोब अभियाल से अभी डिमांड आई थी कि छात्राओं की ज़रूरत है, तो और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत यमुनानगर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर जैविक खेती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। एक तरफ किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर
जहां सिंधु बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि उनका जो कृषि में खर्चा बहुत ज़्यादा है और इनकम कम है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार उन्हें रेट मिलना चाहिए। तो वहीं आज गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत घरेड़ा खुर्द गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने टिप्स दिए कि किस तरह से यदि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो कैसे हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, कैसे उसमें जो खेती पैदा होगी, जो फसल होगी वो एक तो बीमारी रहित होगी, इसके अलावा रेट भी ज़्यादा मिलेगा, और जो किसान है यदि खेती करेगा तो उसको भी एक जैविक खेती में जो ऑर्गेनिक खेती है जिसको हम बोलते हैं वो ज़्यादा रेट मिलेगा। इसके अलावा जो केमिकल खेती है, केमिकल खेती में एक बार हम जरूर फसल तो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन उसके नुकसान कितने हैं, जो खाता है उसे भी नुकसान है। कैंसर या जो अन्य बीमारियां हैं ये सारी इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर केमिकल खेती है। इसीलिए उन्होंने लोगों को आग्रह किया कि वो केमिकल खेती छोड़कर जैविक खेती की तरफ आए, जिससे वो तंदुरुस्त रहे और देश को तंदुरुस्त बनाएं। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और अब बात कैथल की करते हैं। कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों से आवेदन मांगे थे। 609 कृषि यंत्र पर अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 820 किसानों ने 31 जनवरी तक अनुदान पर यंत्र खरीदने के लिए आवेदन किया था, जिनमें से विभाग ने 800 किसानों को यंत्र खरीदने के लिए योग्य पाया है और इन्हें यंत्र खरीदने के लिए बिल और अन्य सभी जरूरी दस्तावेज 19 फरवरी तक ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन 20 किसानों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं उनमें से 19 ने स्टोरीपर पर, एक ने लेजर एंड लेवलर के लिए आवेदन किया था, लेकिन ये किसान 4 साल के अंदर पहले इन यंत्रों पर अनुदान का लाभ ले चुके थे। किसानों को एक अनुमति दे दी है कि वो अपनी मशीनें तुरंत परचेज कर लें और परचेज की तिथि भी 19 फरवरी तक परचेज करके अपने अपने बिल पोर्टल पर अपलोड करा दें और विभाग के कार्यालय जिला परिषद में जो बैठते हैं हमारे मशीनरी के अधिकारी उनको जमा करा दें। हम 22 फरवरी तक ये सभी मशीनें फिजिकल वेरिफिकेशन करके उनके खातों में अनुदान की राशि डालना चाहते हैं, तो इसमें सभी किसान सहयोग करें जल्द से जल्द। यदि कोई किसान बाद में रह गया तो फिर वो दिक्कत होगी और अगले साल तक उसका केस जाएगा नए फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल के बाद। तो इसलिए बराए मेहरबानी जिससे भी उन्होंने मशीनें खरीदनी है अपनी मोल भाव करके नेगोशिएट रेट करके जिस भी डीलर से खरीदनी है तुरंत वो मशीनें खरीद के उसके बिल तुरंत जमा करा दें, ताकि हम 2 दिन के अंदर 20 और 21 में वेरिफिकेशन करेंगे और 22 को उनके खाते। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।